Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about voice. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य किसे कहा जाता है, वाच्य के कितने प्रकार होती हैं और वाक्य से किस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाच्य किसे कहा जाता है। अगर वाक्य में प्रधानता की दृष्टि से देखा जाए, अगर वाक्य में जो भी चीज़ प्रधान हो उसे उसका वाच्य कहा जाता है। मतलब वो किसी सेंटेंस में अगर प्रधानता को देखा जाए तो उसे वाच्य कहा जाएगा। मतलब सेंटेंस को अगर प्रधानता की दृष्टि से देखा जाए कि उस सेंटेंस में आखिर कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। अगर इसका हम परिभाषा जानना चाहेंगे तो वाच्य कर्ता का वाच्य क्रिया का संबंध की दृष्टि से देखेंगे। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, उसे वाच्य कहते हैं। सिंपल दृष्टि से देखेंगे, क्रिया का वह रूप या जिस रूप, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या क्रिया प्रधान है, तो उसे वाच्य कहा जाता है। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या क्रिया प्रधान है, तो उसे वाच्य कहा जाता है या उसे वाच्य कहते हैं। मतलब बोला जा रहा है कि वाक्य में प्रधानता की दृष्टि से जो भी प्रधान होगा उसे वाच्य कहा जाएगा। किसी वाक्य में जो भी प्रधान होगा उसे वही वाच्य नामकरण दिया जाएगा। बोलने का सीधा अर्थ है। और जो भी वाच्य होगा, अगर कर्ता प्रधान होगा तो क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी, कर्म प्रधान होगा तो क्रिया का रूप कर्म के अनुसार चलेगा, अगर कर्म प्रधान होगी तो क्रिया का रूप कर्म के अनुसार चलेगा, और अगर भाव प्रधान होगा तो क्रिया भाव के अनुसार अर्थात क्रिया स्वयं के अनुसार चलेगी। तो इस प्रकार से क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या क्रिया अर्थात भाव प्रधान है, उसे वाच्य कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वाच्य के प्रकार, अर्थात क्रिया के रूप को ही हम वाच्य कह सकते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या क्रिया प्रधान है, उसे वाच्य कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि वाच्य तीन प्रकार के होती हैं। फर्स्ट होता है कर्तृवाच्य। देखिए वाच्य के तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट है कर्तृवाच्य, सेकंड होता है कर्मवाच्य और थर्ड होता है भाववाच्य। यहाँ देखेंगे फर्स्ट होता है कर्तृवाच्य, सेकंड होता है कर्मवाच्य, थर्ड होता है भाववाच्य। अब देखेंगे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होती है। कर्तृवाच्य में वह वाक्य जिसमें कर्तृ मतलब होता है कर्ता, किसी कार्य को करने वाला, वह वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। वह वाक्य जिसमें कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहा जाता है, और वह वाक्य जिसमें भाव अर्थात क्रिया स्वयं प्रधान होती है उसे भाववाच्य कहा जाता है। अर्थात भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है। अब एग्जाम्पल की दृष्टि से हम लोग देख लेते हैं। कर्तृवाच्य राम आम खाता है। राम आम खाता है। कौन आम खाता है? तो राम आम खाता है। जो खाने की क्रिया है वो राम के द्वारा किया जा रहा है और राम के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया का रूप है। जैसे राम आम खाता है, और जैसे हम लोग इसको चेंज कर देंगे कर्ता, चूँकि हम लोग कर्तृवाच्य पढ़ रहे हैं, फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग कर्तृवाच्य, तो यहाँ पर कर्ता प्रधान है, राम प्रधान है, राम के अनुसार खाता है। अगर हम लोग यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा आम, तो इसके अनुसार क्रिया का रूप खाते हैं, बच्चे आम खाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिसाइड होता है कि किसी वाक्य में अगर कर्ता प्रधान हो और कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप चले तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। देखिए कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप भी बदल गया है। ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन, एक वचन है तो ये भी एक वचन। अगर हम लोग देखिए, ये तो समझ में आ गया। अगर इसको हम लोग सीता कर देते हैं, देखिए सीता, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर भी यह खाती है हो जाएगा।
सीता आम खाती है, राम आम खाता है। तो जब कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप हो, क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार हो, तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। सेकेंड हम लोग देख लेंगे कर्मवाच्य का। तो राम के द्वारा आम खाया जाता है, राम के द्वारा आम खाया जाता है। यहाँ पर देखिए राम के द्वारा आम खाया जाता है, यहाँ पर कर्म प्रधान है, ठीक है। राम आम खाता है नहीं है, बल्कि राम के द्वारा आम खाया जाता है। यहाँ पर आम कर्म है, राम के द्वारा आम खाया जाता है, यहाँ पर आम कर्म है और कर्म के अनुसार ही क्रिया का रूप खाया जाता है, यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। इस सेंटेंस में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार चल रही है, अर्थात यहाँ कर्म प्रधान है। चूँकि आम यहाँ कर्म है, कर्म प्रधान होने के कारण ही क्रिया का रूप कर्म के अनुसार चल रहा है। तो वह वाक्य जिसमें कर्म प्रधान हो और कर्म के अनुसार क्रिया का रूप चलता हो, तो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। वह वाक्य जिसमें कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार ही चलता है। जैसे मैं आम को लिख देती हूँ इमली, जैसे आम को लिखती हूँ इमली, तो यहाँ पर हो जाएगा राम के द्वारा इमली खाया जाता है नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इमली स्त्रीलिंग होने के कारण खाई जाती है। राम के द्वारा इमली खाई जाती है। तो इस प्रकार से देखिए कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदल रहा है। तो इस प्रकार जहाँ कर्म, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। थर्ड हम लोग देख लेंगे भाववाच्य। वह वाक्य जिसमें भाव प्रधान हो, वह वाक्य जिसमें भाव प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अभी भाव मतलब यहाँ पर क्रिया स्वयं प्रधान होगी, यहाँ पर क्रिया स्वयं प्रधान होगी। वह वाक्य जिसमें क्रिया स्वयं प्रधान हो अर्थात भाव प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए रोगी, देखेंगे रोगी से चला नहीं जाता है, रोगी से चला नहीं जाता है। यहाँ पर देखिए क्रिया यहाँ पर प्रधान है, चला नहीं जाता है। यहाँ पर जो क्रिया है वो प्रधान है और बोला जा रहा है कि रोगी से चला नहीं जाता है। एक भावना को प्रकट, एक भाव को प्रकट किया जा रहा है। और यहाँ पर कर्ता, चलना कर्ता स्वयं प्रधान है कि रोगी है उससे चला नहीं जाता है, वह रोगी जो है चलने में सामर्थ्य नहीं है। यहाँ पर भाव को प्रकट होने के कारण, फर्स्ट भाव प्रकट होने के कारण भाववाच्य है और यहाँ पर क्रिया स्वयं प्रधान है, रोगी से चला नहीं जाता है। यहाँ पर क्रिया स्वयं प्रधान होने के कारण इसमें भाववाच्य है। एक और है सरल माध्यम कि कौन से वाक्य में कौन सा चीज़ प्रधान है, इसको देखने के लिए। तो देखिए अगर कर्ता यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार चलती हो तो वहाँ कर्तृवाच्य होगा। अगर क्रिया कर्म के अनुसार चलती हो तो वहाँ कर्मवाच्य होगा। अगर क्रिया स्वयं के अनुसार चलती हो, अगर क्रिया स्वयं के अनुसार चलती हो तो वहाँ पर भाववाच्य होगा। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में की पहचानने का तरीका। कोई भी सेंटेंस दिया है तो वहाँ पर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य है या कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य या भाववाच्य है, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए कर्तृवाच्य में देखेंगे, कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ ने का चिन्ह होगा या फिर तो शून्य कारक चिन्ह होगा, शून्य कारक चिन्ह होगा। देखेंगे यहाँ पर कर्तृवाच्य में कर्ता में हर हमेशा या तो ने का चिन्ह होगा या शून्य कारक चिन्ह होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यह जो वाक्य है वह कर्तृवाच्य का वाक्य है। जैसे एक हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस, राम ने आम खाया, राम ने आम खाया। तो यहाँ पर देखेंगे कि ने का चिन्ह हम लोगों को दिख गया। ने का चिन्ह कर्ता के साथ अगर ने का चिन्ह दिखे, कर्ता के साथ, कर्ता प्लस है तो कर्ता के साथ अगर हमको ने का चिन्ह दिखे तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। ये देखिए यहाँ ने का चिन्ह है तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है।
सेकेंड हम समझना चाहेंगे तो किसने खाया, राम ने। तो राम के अनुसार यहाँ पर क्रिया का रूप चल रहा है, इसलिए भी यहाँ पर कर्तृवाच्य है। सेकेंड देखेंगे सीता, यहाँ पर कारक चिन्ह लगा हुआ नहीं है, कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। यहाँ सीता ने नहीं लिखा है, यहाँ कारक चिन्ह नहीं है, अर्थात शून्य कारक चिन्ह है। तो इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं कि इसमें कर्तृवाच्य अर्थात कर्तावाच्य है। तो अगर देखिए पहचानने का तरीका, अगर किसी सेंटेंस में कर्ता के साथ ने का चिन्ह हो या कारक चिन्ह शून्य हो अर्थात कारक चिन्ह ना लगा हुआ हो तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। सेकेंड समझने का तरीका, अगर क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार चले तो उस सेंटेंस में कर्तृवाच्य होगा। देखिए बच्चे आम खाते हैं, यहाँ पर भी शून्य कारक चिन्ह अर्थात कारक चिन्ह नहीं है, तो यह कर्तृवाच्य है। सेकेंड देख लेते हैं हम लोग कर्मवाच्य। सेकेंड देखेंगे कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य में कर्ता के साथ के द्वारा लगा होगा, के द्वारा, कर्ता के साथ के द्वारा। अगर किसी वाक्य में कर्ता के साथ के द्वारा लगा हो या फिर तो कर्ता निर्जीव हो, कर्ता क्या हो, निर्जीव हो, तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। कर्ता क्या हो, निर्जीव। ध्यान देंगे कि अगर किसी वाक्य में के द्वारा कर्ता के साथ अगर के द्वारा लगा हो, के द्वारा जुड़ा हो कारक चिन्ह, तो वह कर्मवाच्य होगा। देखेंगे कोई भी वाक्य में अगर कर्ता के साथ के द्वारा जुड़ा होगा तो वह निश्चित ही कर्मवाच्य ही होगा। जैसे राम के द्वारा इमली खाई जाती है, राम के द्वारा आम खाया जाता है, राम के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, राम के द्वारा गाड़ी चलाई जाती है, इस प्रकार से। तो देखेंगे कि फर्स्ट अगर कर्ता के साथ के द्वारा जुड़ा हुआ हो तो उसमें कर्मवाच्य होगा। कर्म के अनुसार अगर क्रिया का रूप अगर कर्म के अनुसार चलती हो तो उसमें कर्मवाच्य होगा। थर्ड है, अगर देखो जैसे कि एग्जाम्पल है पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, तो यहाँ पर देखेंगे जो कर्ता है, यहाँ पतंग उड़ रही है, आप लोग बोलोगे कर्तृवाच्य होना चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे जो कर्ता है वो निर्जीव है। कर्ता यहाँ पर पतंग आपको दिख रही होगी और क्या है, निर्जीव है, अर्थात पतंग स्वयं नहीं उड़ेगी बल्कि किसी इंसान के द्वारा इसको पतंग को रस्सी से उड़ाया जाएगा, रस्सी से बांध करके किसी इंसान के द्वारा उड़ाया जाएगा। अर्थात स्पष्ट है कि कर्ता यह नहीं है बल्कि कर्ता और कोई ही दूसरा है जो पतंग को उड़ा रहा है। तो देखिए पतंग उड़ रही है, यहाँ पर देखिए पतंग क्या है, निर्जीव है। तो जहाँ पर कर्ता निर्जीव हो, कर्ता क्या हो, निर्जीव हो, वहाँ पर भी कर्मवाच्य होता है। यहाँ देखेंगे कर्ता यहाँ निर्जीव है, कर्ता निर्जीव है या फिर तो अनुपस्थित है बोल सकती हैं, तो इस वाक्य में कर्मवाच्य होगा। क्योंकि अगर आप समझना चाहेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि पतंग निर्जीव है, पतंग स्वयं से नहीं उड़ेगी बल्कि इसको उड़ाने वाला कोई कर्ता होगा। तो चूंकि यहाँ पर कर्ता नहीं है और यह पतंग जो है कर्म है। कर्ता राम ने पतंग, राम जैसे कोई यहाँ पर इंसान है, राम पतंग को उड़ा रहा है, ठीक है, और पतंग उड़ रही है, तो इस प्रकार से यह कर्म है। जैसे सड़क बन रही है, एक उदाहरण देख लेते हैं, सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, तो यहाँ पर देखेंगे सड़क, चूँकि यहाँ पर तो कर्ता निर्जीव है, कर्ता निर्जीव जब भी होता है तो वह कर्तृवाच्य ना होकर के कर्मवाच्य होता है। और सेकेंड देखेंगे सड़क खुद अपने आप, वो तो निर्जीव है, स्वयं अपने आप नहीं बनेगी बल्कि यहाँ पर कोई और कर्ता इस सड़क को बनाएगा, ठीक है, तो यह कर्म है, ठीक है, ये क्या है, कर्म है, और यह कर्म होने के कारण ही यह कर्मवाच्य है। और देखिए सड़क बन रही है, तो यह कर्म है तो कर्मवाच्य। तो ध्यान देंगे हम लोग, अगर कर्मवाच्य में कर्ता के साथ हर हमेशा के द्वारा जुड़ा रहेगा या के द्वारा ना होने पर भी अगर कर्ता निर्जीव है तो उसमें कर्मवाच्य होगा। अगर कर्ता अनुपस्थित है, वहाँ नहीं है, तो पर भी कर्मवाच्य ही होगा। चलिए देख लेते हैं अब थर्ड की ओर। अब थर्ड एग्जाम्पल की ओर हम लोग देखेंगे, भाववाच्य की ओर।
वह वाक्य जिसमें भाव प्रधान हो उसे भाववाच्य कहा जाता है। वह वाक्य जिसमें भाव अर्थात क्रिया स्वयं प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। और भाववाच्य में हम देखेंगे कि भाववाच्य में कर्ता के साथ हर हमेशा से का चिन्ह लगा होगा। कर्ता के साथ कौन सा चिन्ह लगेगा? से। कर्ता के साथ से का चिन्ह लगा मतलब वह भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। और ध्यान देंगे कि इसमें से के साथ नहीं भी हर हमेशा या 99% बोलना चाहें नहीं शब्द भी उसमें जुड़ा रहता है। मतलब भाववाच्य जो है भाव को सूचित करता है, इसमें क्रिया ही प्रधान होती है। भाव अर्थात क्रिया ही प्रधान होती है। इसमें कर्ता में से का चिन्ह लगा रहता है और नहीं भी अक्सर वाक्य में नहीं भी दिखाई देता है। जैसे देखेंगे रोगी से चला नहीं जाता है। रोगी से चला नहीं जाता है। यहाँ देखेंगे से का चिन्ह कर्ता के साथ, एक कर्ता रोगी, किससे चला नहीं जाता? रोगी से। यहाँ कर्ता कौन है? रोगी। से का कर्ता में से का चिन्ह दिखा मतलब वह भाववाच्य है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कर्ता में अगर से का चिन्ह दिखा मतलब वह भाववाच्य है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो है वो सेकेंड है कि ऐसे वाक्यों में हर हमेशा भाववाचक वाक्यों में या 99% बोल सकती हैं नहीं शब्द आता है तो पर भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि वह भाववाच्य है। सिंपल भाषा में देखेंगे तो इसमें कर्ता प्रधान होती है। देखो चलना ही यहाँ पर प्रधान है कि रोगी से चला नहीं जाता है, रोगी से चला नहीं जाता है। तो फर्स्ट तो है से का चिन्ह दिख गया तो यह भाववाच्य है। और देखेंगे कि चला जो क्रिया है वो अपने आप में स्वयं ही प्रधान है। तो जिस वाक्य में क्रिया स्वयं ही प्रधान होती है उसमें भाववाच्य होता है। अर्थात भावना चला नहीं जाता एक भाव है तो चला नहीं जाता रोगी से इस वाक्य में भाववाच्य है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है उसे वाच्य कहा जाता है। अर्थात प्रधानता को ही माना जाता है, प्रधानता की दृष्टि से ही किसी वाक्य में डिसाइड किया जाता है कि उसमें कौन सा वाच्य है। तो क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है उसे वाच्य कहते हैं। फर्स्ट देखेंगे कर्तृवाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एंड भाववाच्य। कर्तृवाच्य में वह वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान हो उस वाक्य में कर्तृवाच्य होता है। वह वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। वह वाक्य जिसमें कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। वह वाक्य जिसमें भाव अर्थात क्रिया स्वयं प्रधान हो उसे भाववाच्य कहा जाता है। वह वाच्य जिसमें भाव अर्थात क्रिया स्वयं प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक वाच्य यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।